आज हम लोग केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। आप लोगों को पता होगा लाल को अगर नीला करेगा तो वो क्षार होगा, जबकि 1 अम्ल होता है, 4 भी अम्ल होता है, 5 भी अम्ल होता है। आपको पता होगा 7 से कम अम्ल होता है और 7 से अधिक क्षार होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10। ये डायरेक्ट नहीं पूछा है कि क्षार का पीएच मान कितना होता है, बल्कि इस क्वेश्चन को देखिए लिटमस पत्र से जोड़कर पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है वो समझिए कि कोई विलयन अंडे के पीसे हुए क्वच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? तो आप जानते होंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये चूने के पानी को दूधिया कर देता है और अंडे के क्वच पीसे हुए को ये अभिक्रिया करता है दोनों से। तो ये क्या हो जाएगा? HCl सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, बनाने वाला है, वैसे इसका उत्तर हम बता देते हैं। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml यानी मिलीलीटर विलयन है HCl के 8 ml विलयन में पूर्णतः उदासीन हो जाता है। आपको पता होगा अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बना लेता है, यानी उदासीन कर देता है। हम NaOH के उसी विलयन का अगर 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो देखिए 10 दूना कितना है? ये 20 है, तो 8 दूना कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 16। अगला प्रश्न देखते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? आप जानते होंगे अपच मतलब बदहजमी जो हो जाता है, तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? आप याद किए होंगे एंटासिड का। किसका? एंटासिड का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए और उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। मतलब पहले शब्द में लिखना है और फिर संतुलित करना है। क्या क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। आपको टेंशन नहीं लेना, हमने आपको बताया था जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसी थियरी पर यह क्वेश्चन है। तो देखिए ये धातु हो गया Zn और ये H2SO4 अम्ल हो गया, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl कहा जाता है। तो HCl यहाँ पे होगा और यहाँ पे दिए हुआ है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो याद रखिएगा यहाँ पर इस अभिक्रिया को देखिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक अभिक्रिया करेगा तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, ठीक है। यहाँ पे गलती से लिखा गया होगा। तो देखिए Zn H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो देखिए H2 को हटा देगा, Zn विस्थापन अभिक्रिया में आपने पढ़ा था, SO4 के साथ लग जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। सेम वही चीज़ है, मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। तो यहाँ पे देखिए HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये हो गया मैग्नीशियम। ये हाइड्रोजन को हटा देगा और Cl के साथ क्या करेगा? जुड़ जाएगा, तो MgCl2 + H2 बना लेगा। फिर एल्युमिनियम को देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन बनाएगा। देखिए आसान होता है, ये एल्युमिनियम हो गया और ये H2SO4 ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये Al2 हो गया और SO4 इंटू में 3 हो गया और H2 हो गया। ये आपका क्या हुआ? अभिक्रिया। लेकिन हम इसको और अच्छे से समझते हैं, चूँकि इसमें आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी। एक बार पुनः समझ, देखिए अच्छे से समझिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया कराना है। तो ये हो गया जिंक, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखिए Zn क्या करेगा? ये जो हाइड्रोजन है इसको हटा के और इसकी जगह पर बैठ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जिंक बैठा SO4 के बगल में और हाइड्रोजन को अलग करके यहाँ रख दिया। बस यही बात हर सवाल में लिखना है देख करके। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और मैग्नीशियम है। तो देखिए मैग्नीशियम ये हो गया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हो गया। देखिए इसका जो ये हाइड्रोजन है इसको क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। तो हाइड्रोजन हटेगा तो MgCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा। फिर समझिए अगला अभिक्रिया को। अगला अभिक्रिया में देखिए ये एल्युमिनियम है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और बनाएगा एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन। बहुत आसान है, एल्युमिनियम भी धातु होता है। देखिए H2SO4 तो ये H2 को क्या करेगा? हटा देगा। तो Al2 किसकी जगह पर आ जाएगा? H2 की जगह पर। देखिए SO4 आया यहाँ पे और यहाँ पे H2 अलग हो करके अलग हो जाता है। देखिए जैसे आयरन है, आयरन को आप लोग देख रहे होंगे, तो आयरन का क्या होता है? Fe।
तो यहाँ पे Fe है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, बना कौन सी रहा है, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। देखिए ये जो H दिख रहा है आपको, ये H को क्या करेगा, Fe इसकी जगह पर बैठ जाएगा, यहाँ देखिए बैठ गया और ये हाइड्रोजन को अलग कर देगा। यही था क्वेश्चन, बेहद आसान है। और इसका मेन थियरी क्या था कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये थियरी में आप पढ़ा था और यही क्वेश्चन के रूप में ऐसे देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इसका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता, एक क्रियाकलाप द्वारा साबित कीजिए। आप जानते होंगे कि अल्कोहल में भी OH होता है और कोई भी ग्लूकोज में भी C6H12, देखिए H आया कि नहीं आया, लेकिन ये अम्ल क्यों नहीं है, प्रयोग द्वारा बताना है। देखिए प्रयोग करते हैं आंसर में, एक कॉर्क में 2 कीले लगा करके कॉर्क को 100 ml के बीकर में रख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए चित्र में भी दर्शाया गया है। फिर आगे क्या करेंगे, चित्र के अनुसार दोनों कीलों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हुए जो एक बल्ब के स्विच से संबंधित है, यानी बल्ब से जोड़ा हुआ है। अब हम एल्कोहल तथा ग्लूकोज के विलयन को बारी बारी से बीकर में डालेंगे और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे स्विच चालू करके। यहाँ देखिए ये कॉर्क हो गया, दोनों पर कील डाल दिए। कील डालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक तार लगा करके बैटरी यहाँ पर डाल, स्विच डाल देंगे, यहाँ पर बैटरी लगा देंगे और ये बल्ब है। अब अम्ल को बारी बारी से डालेंगे, क्या होगा इसका रिएक्शन, प्रेक्षण में आप देखेंगे। जब ये प्रयोग करेंगे तो आपको पता चलेगा, हम देखते हैं कि बल्ब नहीं जलता, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुआ। अतः ग्लूकोज और एल्कोहल का विलयन जो है वो विद्युत का चालन नहीं करता है, परंतु हम जानते हैं कि अम्ल विद्युत का चालन करता है, तो इसीलिए ये गलत साबित हो जाता है कि ये अम्ल नहीं है। समझ में आ गया होगा। देखिए कितना आसान प्रयोग था। फिर परिणाम को देखिए, एल्कोहल और ग्लूकोज को अम्लों में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। फिर एक बार समझिए, देखिए ये एक आप ले लेंगे बीकर, इसमें कुछ यहाँ पर एक कॉर्क में 2 कील डाल देंगे, डाल दिए। अब इसको बिजली के एक तार से जोड़ दिए, यहाँ पर बैटरी लगा दिए, बैटरी लगा के यहाँ पर बल्ब जोड़ दिए। अब बल्ब जोड़ करके और इसमें बारी बारी से अल्कोहल को और किसको डालेंगे, ग्लूकोज को डाल करके देखेंगे बिजली नहीं प्रवाहित हो रही, क्योंकि बल्ब नहीं जल रहा है। इससे पता चलेगा कि ये अम्ल नहीं है, क्योंकि अम्ल विद्युत का चालन करता है। आपने पढ़ा होगा कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है जबकि वर्षा जल में होता है। आप जानते होंगे कि आश्रित जल में बिजली नहीं चलती है, लेकिन पानी जो बारिश का होता है उसमें बिजली प्रवाहित होता है। ऐसा क्यों, तो आश्रित जल जो होता है विद्युत का चालक नहीं होता है, जबकि वर्षा जो होता है वो विद्युत का चालक होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आश्रित जल में हाइड्रोजन आयन अलग नहीं होते हैं, जबकि वर्षा जल में हाइड्रोजन आयन आसानी से अलग हो जाते हैं। हाइड्रोजन आयन ही विद्युत का चालन करते हैं। देखिए जिसमें हाइड्रोजन आयन निकलेगा तभी बिजली का चालन होगा, अगर नहीं निकलेगा तो नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, आश्रित जल में हाइड्रोजन आयन नहीं निकलता, इसीलिए ये विद्युत का चालन नहीं करेगा, जबकि वर्षा जल में हाइड्रोजन आयन निकलता है, इसीलिए बिजली का चालन करते हैं। अगला प्रश्न है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। मतलब अगर पानी नहीं होगा तो अम्ल अम्लीय नहीं होगा, कारण क्या है, तो फिर वही हाइड्रोजन प्लस आयन वाली बात होगी। देखिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होगा, क्योंकि अम्ल की अम्लीयता प्रकृति हाइड्रोजन आयन के कारण होती है तथा यह हाइड्रोजन आयन का केवल जलीय विलयन में ही प्रकट करता है। मतलब हाइड्रोजन आयन रहेगा तभी बिजली का चालन होगा, नहीं तो नहीं होगा, अर्थात अम्लीयता प्रदर्शित करेगा। तो अम्लीयता दर्शाने के लिए हाइड्रोजन आयन होना चाहिए और उसके लिए जल रहेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। यही कारण है कि इसकी अम्लीयता प्रदर्शित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 5 बिलियन दिया हुआ ABCDE जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH का मान क्रमशः देखिए 4, 1, 11, 7 और 9 मिलता है। कौन सा बिलियन है ये पूछा जा रहा है, मतलब अम्ल, क्षार और लवण की पहचान करनी है। तो आप सभी को पता होगा कि A जो है पहला में कितना मिला है, 4, तो 4 अम्ल होगा। आप जानते होंगे, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, देखिए 4 है तो दुर्बल अम्लीय होगा, 1 है तो बहुत प्रबल अम्लीय होगा, 11 है तो प्रबल क्षारीय होगा, 7 है तो उदासीन होगा और 9 है तो दुर्बल क्षारीय होगा। ये प्रश्न का उत्तर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन दिए हुआ है इसमें आप जो
कौन सा क्या है उसमें मिलान कर लेना है। तो उदासीन के लिए क्या हो जाएगा 7, प्रबल क्षारीय के लिए कितना हो जाएगा, प्रबल क्षारीय के लिए जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना प्रबल क्षारीय होगा। 11 है तो प्रबल क्षारीय होगा, अगर 9 है तो दुर्बल क्षारीय होगा। इसको और हम आपको छोटा करके समझा देते हैं, यहाँ देखिए मिलान करके दिखा देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ये 4 है तो 4 है तो दुर्बल अम्ल होगा, यहाँ पे देखिए दुर्बल अम्ल हो गया। ये 1 है तो प्रबल अम्ल होगा, ये प्रबल अम्ल हो गया। ये 11 है तो 11 जो है प्रबल क्षार होगा। 7 है तो उदासीन होगा और 9 है तो ये दुर्बल क्षारीय होगा। इसका जवाब समाप्त हुआ यहीं पे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है 10 नंबर, देखिए परखनली लेना है 2 ठो, ए और बी, समान लंबाई का लेना है और मैग्नीशियम की पट्टी ले लीजिए। परखनली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और परखनली बी में एसेटिक अम्ल ले लीजिए CH3COOH। आपको मालूम होगा ये प्रबल अम्ल है और ये दुर्बल अम्ल है। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता एक जैसा ही रखना, मतलब समान रखना है। किस परखनली में तेज़ी से बुदबुदाहट होगी और क्यों? आप जानते होंगे जो प्रबल होगा वो तेज़ी से बुदबुदाहट होगा और जो प्रबल नहीं होगा दुर्बल होगा उसमें कम तेज़ी से होगा। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। यहाँ देखिए परखनली ए में अधिक तेज़ी से होगा बुदबुदाहट, क्योंकि आप जानते हैं कि HCl अम्ल इसकी तुलना में बहुत प्रबल अम्ल होता है। परखनली ए में MgCl के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करेगा और मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। आप जानते होंगे कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। वही एक ही थियोरी है, उसी पर सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन है ताज़े दूध में pH मान 6 होता है, जबकि दही बन जाने के बाद pH मान में क्या परिवर्तन होगा, समझाइए। आप जानते होंगे दही बनने के बाद pH मान जो है और कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा खट्टा ना हो जाएगा। ताज़े दूध में pH मान 6 होता है, दही बन जाने के बाद pH के मान में कमी होगी, इसकी अम्लता की प्रकृति बढ़ जाएगी। और इसकी जांच हम इस तरह से, इस तथ्य से कर सकते हैं कि ताज़ा दूध जो होता है वो मीठा होता है, जबकि दही जो होता है वो खट्टा होता है। तो मीठा जो होगा वो कम अम्लीय होगा और जो खट्टा होगा ज़्यादा अम्लीय होगा, और ज़्यादा अम्ल का pH मान कम होता है, कम अम्ल का pH मान ज़्यादा होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, ठीक है। अब देखिए 2 प्रश्न है इसमें। ताज़े दूध के pH मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बन जाता है, पहला प्रश्न है। दूसरा, इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है। दोनों का उत्तर जानिए, बहुत आसान उत्तर है कि दूध बेचने वाले pH मान को 6 से बदल करके थोड़ा क्षारीय बना देता है, क्योंकि ऐसा करने से दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता। आप जानते होंगे कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बना लेता है, इसलिए जल्दी खराब नहीं होगा। दूसरा क्या है कि दूध से दही बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि दूध को क्षारीय से अम्लीय होने में ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि इसमें क्षार मिला दिया है। जबकि यदि दूध का pH मान 6 ही होता तो अपेक्षाकृत कम समय में ही दही में परिवर्तित हो जाता। दूध ओरिजिनल जैसे रहेगा, उसमें कोई मिलावट नहीं रहेगा तो जल्दी दही बनेगा, लेकिन उसमें अगर कोई चीज़ मिला देंगे तो लेट लगेगा, उस जल्दी से दही नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या करिए। POP का नाम आप लोग सुने होंगे, इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्र बर्तन में रखा जाता है, क्योंकि यह आर्द्र नमी और जल के संपर्क में आकर के बड़ी तेज़ी के साथ जिप्सम में बदल जाता है, बहुत टाइट हो जाता है, कठोर पदार्थ बन जाता है, खराब हो जाएगा, इसीलिए ऐसा किया जाता है। देखिए ये आपका हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 × ½ H2O। बहुत अच्छे से फार्मूला याद कर लीजिएगा, और ½ H2O से अभिक्रिया कर लेगा, मतलब जल से, तब क्या होगा, यहाँ पे देखिए CaSO4 × 2H2O बना लेगा, मतलब जिप्सन बना लेगा, और बहुत टाइट हो जाता है और इसका कोई काम नहीं है, ख़राब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिखिए, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर वगैरह आप लोग देखे होंगे उसमें किया जाता है। दूसरा, खिलौना बनाने में और सजावट का सामान बनाने में भी किया जाता है। मूर्ति वगैरह देखे होंगे तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। आप दीवार वगैरह को आप देखते होंगे POP का काम कराया जाता है, ताकि ये बहुत ही प्लेन लगे और खूबसूरत लगता है। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है इस एपिसोड का, कि धोने के सोडा तथा बेकिंग सोडा का 2 उपयोग लिखिए। बेहद आसान है ये भी। वॉशिंग सोडा का उपयोग देखिए, वॉशिंग सोडा को धोने का सोडा भी कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है, आप लोग को याद होगा,
Na2CO3 Na2CO3 इंटू 10H2O। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला याद रखिएगा। इसका उपयोग कांच, देखिए कांच, साबुन और कागज़, ये तीनों को तो आप जानते होंगे, इसके फैक्ट्री में होता है। दूसरा, इसका उपयोग बोरेक्स, जिसको सुहागा कहते हैं, इसमें भी किया जाता है। इसका उपयोग घरों में साफ़ सफाई के लिए भी किया जाता है। जबकि बेकिंग सोडा के बारे में आप लोग जानते होंगे, बेकिंग सोडा को ही बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। बेकिंग सोडा बनाने में बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल दोनों का यूज़ किया जाता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल से अभिक्रिया कराया जाता है तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। यह अभिक्रिया आप देख सकते हैं। इसका उपयोग बोला था, हम उपयोग लिख देंगे, ये थोड़ा सा ज्ञान है, इसके बारे में समझ लीजिएगा। NaHCO3 ये हो जाता है फार्मूला बेकिंग सोडा का। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अम्ल का सोडियम लवण, इस अभिक्रिया में उत्पन्न होता है CO2। पाव रोटी वगैरह है, केक है, इस सब में क्या होता है, इसको फुलाने में इसका मदद किया जाता है। इसीलिए देखते होंगे सोडा डालने पर कोई भी चीज़ फूल जाता है, यही रिएक्शन की वजह से। देखिए ये हो गया सोडा, ये हो गया हाइड्रोजन, अभिक्रिया कराएंगे, ये क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यही फुला देता है रोटी को। इसका उपयोग देखिए एंटासिड में, यानी जो पेट में आपके अनपच हो जाता है उसके लिए, और इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। अग्निशामक देखे होंगे, आग बुझाने वाला जो होता है। तो उम्मीद करते हैं ये चैप्टर काफ़ी बेहतर रहा होगा। आज के लिए इतना ही।